आज अपन डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर है ये 8th क्लास का हिस्ट्री का। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी ट्रेड से लेकर टेरिटरी तक वो किस प्रकार सफ़र किया था अंग्रेज़ों ने, उसके बारे में है ये। द कंपनी इस्टेब्लिशेस द पावर, कंपनी ने किस प्रकार अपना पावर इस्टेब्लिश किया उसके बारे में चैप्टर है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब जो था वो लास्ट पावरफुल रूलर था, ये सबको पता है। मुगल डायनेस्टी के अंदर औरंगजेब लास्ट पावरफुल रूलर था। ही एस्टैब्लिशेस कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नॉन एज इंडिया। ये बहुत बड़े एक एरिया पे कंट्रोल करता था जिसे हम आज भारत कहते हैं। आफ्टर हिज डेथ, यानी उसकी डेथ हो गई थी 1707 के अंदर, औरंगजेब की डेथ हो गई थी। मेनी मुगल गवर्नर्स एंड सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स बिगेंस टू असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग द रीजनल किंगडम्स। मतलब बहुत सारे जो मुगल सूबेदार थे इनकी डेथ के बाद, यानी औरंगजेब की डेथ के बाद, वो सारे मुगल सूबेदार हैं उन्होंने अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर दी, अपना रीजनल किंगडम इस्टेब्लिश कर दिया। जैसे हैदराबाद ने अपना रीजनल किंगडम इस्टेब्लिश कर दिया था, और ना बंगाल के राजा ने अपना नवाब ने अपना इस्टेब्लिश कर दिया था। ठीक है, इसी तरह से एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। दिल्ली अब एक इफेक्टिव सेंटर नहीं था, क्योंकि दिल्ली की बजाय ये जो रीजनल किंगडम्स थे, अवध हुआ या फिर हैदराबाद हुआ या फिर बंगाल हुआ, ये इफेक्टिव हो गए थे। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British। और सेकेंड हाफ के अंदर ये ब्रिटिश पावर था, ये बढ़ गया था। यानी इंडिया में अब नया पावर आ गया था, इमर्ज हो रहा था, बढ़ रहा था, वो था ब्रिटिश पावर। Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territory। मतलब एक छोटी सी एक कंपनी के रूप में आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इतनी बड़ी टेरिटरी को कब्जा लिया, एक तरीके से पूरे इंडिया पे राज किया उन्होंने। हाउ देन डिड दे कम टू बी ए मास्टर्स ऑफ द वास्ट एम्पायर। मतलब उन्होंने कैसे अपने एक इतने बड़े एम्पायर को मतलब जीता या बनाया ऐसा। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। मतलब इस चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ोगे। देखते हैं नेक्स्ट पेज को। देखो, ये एक पिक्चर है उस ज़माने की, और इस पिक्चर में देख के हमें साफ लग रहा है कि ये ब्रिटिश लोग हैं, और ये मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफ़र। तो क्या लिखा हुआ वो भी देख लेते हैं। बहादुर शाह जफ़र एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। कैप्टन हडसन द्वारा इनको अरेस्ट किया गया, बहादुर शाह और उसके बेटों को। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब के बाद कोई भी पावरफुल मुगल रूलर नहीं था। बट द मुगल एम्परर कंटिन्यू टू बी ए सिम्बॉलिकली इंपॉर्टेंट। मतलब मुगल रूलर वैसे तो नहीं थे पावरफुल, लेकिन सिम्बॉलिकली उनको हेड माना जाता था, क्योंकि उनका इतना रुतबा था, सिम्बॉलिकली सब उनको हेड मानते थे। इनफैक्ट व्हेन द मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट भी बहुत बड़ा रिबेलियन हुआ था 1857 के अंदर, उस समय भी बहादुर शाह जफर को ही मेन लीडर माना था। बहादुर शाह जफर द मुगल एम्पायर एट द टाइम वाज सीन एज द नेचुरल लीडर। उनको नेचुरल लीडर की तरह पेश किया गया था। वंस द रिवॉल्ट वाज पुट डाउन, जब रिवॉल्ट पुट डाउन हो गया, मतलब कि खत्म हो गया कंपनी द्वारा, तो बहादुर शाह जफर वाज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम एंड हिज सन वर शूट इन कोल्ड ब्लड। मतलब उनके बेटों को शूट कर दिया गया और बहादुर शाह को यहाँ से बाहर भेज दिया गया। तो ये एक पिक्चर है जो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया हुआ है, तो देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ये ईस्ट में आई। मतलब कि ये देखो ब्रिटिश साम्राज्य से ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी पहले केप ऑफ गुड होप होते हुए ये अपने इंडिया में आई। मतलब ये रास्ता है ब्रिटेन से इधर आने का। ठीक है, उस समय ये स्वेज नहर वाला रास्ता जो है वो खुला नहीं था। इन 16th द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से इन्होंने एक चार्टर डिक्लेयर करवाया कि भाई हम है ना कंपनी है, हम यहाँ पे व्यापार करेंगे इंडिया के अंदर। तो इस कंपनी का नाम भी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था। द ग्रांटिंग इट्स सोल राइट्स टू ट्रेड विद द ईस्ट, ये अकेली का राइट था, जो ब्रिटिश कंपनी थी इसकी अकेली का राइट था कि वो व्यापार करे भारत के साथ। मतलब और कोई इंग्लैंड में इनके साथ व्यापार नहीं करेगा। दिस मीन्स दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स इन द इंग्लैंड कुड compete with the ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब कोई भी ग्रुप compete नहीं करेगा इनके अलावा। With this charter, the company could venture across the oceans and looking for a new land which it could buy गुड्स। पर इसका मतलब ये था कि अब है ना कंपनी है ना यहाँ पे नए ज़मीन की तलाश कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, और यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकती थी। ठीक है, with this charter, the company could venture across the oceans looking for a new lands and which is could buy the goods cheap price। मतलब cheap price पे goods खरीदना है, नए जमीन की तरफ देखना है, और carry them to the back to the Europe और sell है higher prices। जो भी आप यहाँ पे अच्छे दामों पे cheap दामों पे खरीदो उसको higher prices पे वापस बेचना है। The company did not have
टू फियर कंपटीशन फ्रॉम द अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, मतलब कंपनी को किसी भी अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी से कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन कैसे होता है, जब परमिशन ही एक को मिली है। अब ये हम मर्केंटाइल ये देखते हैं, ये वर्ड जो है मर्केंटाइल, ये बिजनेस क्लास के लिए यूज होता है, ठीक है ना। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by the excluding competition, so that they could buy the cheap and sell dear। मतलब ये मर्केंटाइल जो होती थी, ये कंपनीज होती थी छोटी छोटी, और इनका काम यही होता था प्रॉफिट गेन करना, किसी तरह कहीं से माल खरीदना चीप प्राइस पे और उसे इंग्लैंड और यूरोप के बाजारों में ज़्यादा प्राइस पे भेज देना। तो ये रूट्स का आपने देख ही लिया मैप के अंदर। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा मर्केंटाइल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। द बिजनेस एंटरप्राइजेस दैट मेक्स द प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू द ट्रेड एंड बाइंग गुड्स एंड चीप एंड सेलिंग दैम टू द हायर प्राइजेस। मतलब ये मर्केंटाइल जो होते हैं वो होते हैं एक्चुअली में बिजनेस एंटरप्राइजेस, और वो प्रॉफिट बनाने के लिए होते हैं, और ये क्या करते हैं, गुड्स को बाई करते हैं चीप रेट पे और उनको फिर है ना बेच देते हैं हायर प्राइजेस के ऊपर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रॉयल चार्टर तो मिला हुआ ही था एलिजाबेथ सेकंड से। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट द अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम द एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। देखो रॉयल चार्टर मिला था, उससे इंग्लैंड की तो कोई कंपनी नहीं आ सकती, यानी ब्रिटिश एम्पायर की तो कोई कंपनी नहीं आ सकती थी, पर यूरोप में तो और भी पावर थे, जैसे जर्मन पावर था यूरोप में, फ्रेंच पावर था, डच थे, वो तो आ ही सकते थे, तो वो आए फिर, ये उसको नहीं रोक सकती थी। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड राउंड द कैप ऑफ गुड होप, तो उस समय जो पहला अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप तक जो इंग्लिश जहाज था हुआ या एंड अक्रॉस टू इंडियन ओशियन को अक्रॉस किया, एंड पोर्टुगीज हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। पोर्टुगीज पहले से वहाँ पे प्रेजेंस में थे, पोर्टुगीज थे पहले से, उनका रास्ता हैड देयर बेस इन गोवा, गोवा में ऑलरेडी पोर्टुगीज थे और इंग्लैंड वाले लोग भी आए। इनफैक्ट इट वॉज वास्को डी गामा, मतलब पहला जो इंडिया का जो मार्क हो जाता जिसने, वास्को डी गामा, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे वो, who had discovered this sea route to India in 1498। 1498 में इन्होंने सी रूट इंडिया का डिस्कवर किया था, तो आपको नाम याद रखना वास्को डी गामा है ना। और बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज टू ट्रेड इन द इंडियन ओशन, तो डच भी आगे थे इंडियन ओशन में ट्रेड करने के लिए। तो एक तरीके से मानो तो स्टार्टिंग में पोर्टुगीज ने शुरू किया, फिर डच आए, फिर इंग्लैंड वाले आए। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव ऑन द सीन, तो फ्रेंच ट्रेडर भी आ गए, मतलब यूरोपीय पावर कहाँ पीछे रहने वाले थे, एक एक करके आने लग गए। The problem was that all the companies were interested in buy the same things, यानी कंपनीज जो थी, जितनी भी कंपनीज आई थी, चाहे वो पोर्टुगीज वाली हो, एस्टाडो द इंडिया, चाहे वो डच वाली हो, या फिर ब्रिटिश हो या फ्रेंच हो, सबको बस वही चीज़ें खरीदनी है, सेम चीज़ें। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन सिल्क परचेस्ड प्रोड्यूस इन इंडिया, मतलब फाइन क्वालिटी का कॉटन हो, सिल्क हो, यही खरीदना है। हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप, यूरोप में बहुत अच्छा मार्केट था, मतलब कॉटन है ना बहुत अच्छे दामों पे बिकता था, सिल्क है वो बहुत अच्छे दामों पे बिकता था। और भी जैसे इसके अंदर आपके है पीपर है, क्लोव्स है, कार्डेमम है, सिनेमम है, टू वर द ग्रेट डिमांड, इनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ब्लैक पीपर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, काली मिर्च की, लौंग की, कार्डेमम है, सिनेमम है, ठीक है। कॉम्पिटिशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the prices at these goods could be purchased, तो इस तरह से क्या है कि वो प्राइस भी बढ़ जाता था, पुशअप करता था इसको। दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न, ये रिड्यूस करता था प्रॉफिट को जो कि अर्न होता है। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड द फ्लोरिश वॉज एलिमिनेटिंग द राइवल कॉम्पिटिटर, इनके पास एक ही तरीका था, अपने राइवल कॉम्पिटिटर को ये अगर खत्म कर दे, अपने दुश्मन को अगर खत्म कर दे, तो इनका धंधा अच्छे से चल सकता था। द अर्ज टू सिक्योर द मार्केट्स एंड देयर फॉर लेड टू द फ्रेंच बैटल विद द, यानी भयानक बैटल हुई उनके साथ बिटवीन the trading companies through the 17th and 18th centuries। they regularly sank each other's ship, ये एक दूसरे के शिप डुबा दिया करते थे, मतलब आपस में दो शिप आते थे, एक शिप दूसरे शिप पे हमला करता था, उसे डुबा दिया करता, तो भयंकर युद्ध हुए उस समय 17th-18th सेंचुरी में। ब्लॉक द रूट एंड प्रिवेंटेड द राइवल शिप से प्रिवेंट करना और उनका रूट ब्लॉक करना, ये आम बात थी उस समय। मूविंग द स्लीपर्स of goods and trade was carried on with the arms and trading posts were protected through the fortification, मतलब ट्रेडिंग जो पोस्ट होती थी उसमें फोर्ट बना के रखते थे। इनको ऐसे फील होता था कि भाई फोर्ट बना के रखेंगे, अगर अपनी फैक्ट्री के चारों ओर वहाँ पे आर्म्स वगैरह के साथ आदमी को खड़ा करेंगे तो ये बचे हुए रहेंगे। This effort to fortify the settlement and carry on the profitable trades also led to intense conflict with the local ruler। इससे ना लोकल रूलर के साथ कॉन्फ्लिक्ट, लोकल रूलर तो भाई बोलेगा ही कि भाई आप मेरे इलाके में ये फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हो। The company therefore found it difficult to separate the trade from the politics। Let us see how this happens। Let us see, हम देखते हैं ये कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी begins to trade in बंगाल, बंगाल में किस प्रकार ट्रेड स्टार्ट किया, क्योंकि स्टार्टिंग में बंगाल में ही उनका ट्रेड स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और फ्लॉरिश किया था। तो बंगाल के बारे में हमारा ये पहला जो होगा वो
द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर के अंदर 1651 में पहली जो सेटअप हुई थी फैक्ट्री। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नॉन एट दैट टाइम द फैक्टर्स ऑपरेटेड। वहाँ पे जो फैक्टर्स ऑपरेटेड थे और ये कंपनी का बेस माना जाता था। द फैक्ट्रीज हैड वेयर हाउस वेयर द गुड्स वर एक्सपोर्ट वर स्टोर। यहाँ फैक्ट्री में एक वेयर हाउस होता था जिसमें गुड्स स्टोर किए जाते थे। इट हैड ऑफिसेस वेयर द कंपनीज ऑफिशियल सेट, ये एक ऑफिस होता था कंपनी के ऑफिशियल सेट करते थे। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory। इनका ये था कि भाई हमारी कंपनी फ्लोरिश कर रही है, जितने भी मार्केट के ट्रेडर वगैरह है हमारे आसपास रहिए, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मर्चेंट्स वगैरह को। बाई 1696 इट बिगेन टू बिल्डिंग द फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। सेटलमेंट के चारों ओर फोर्ट भी बनाया। 2 year later, it bribed the Mughal officials into the giving the company जमींदारी right over the 3 villages। उसके बाद उन्होंने 3 villages को खरीद लिया मुगल एम्परर से, उनका राइट्स ले लिया। वन ऑफ दिस इज कालीकत्ता। कालीकत्ता उनमें से एक था और कालीकत्ता विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी कलकत्ता, बाद में कलकत्ता में हो गया और अभी उसे कोलकाता कहते हैं। एज इट इज नॉन एज टुडे, मतलब आज इसे यही कलकत्ता कहते हैं। इट इज ऑल्सो परस्यूडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू द फरमान एंड ग्रांटिंग द कंपनी टू राइट टू ट्रेड फ्री ड्यूटी। यानी उन्होंने फरमान जारी करके, मुगल रूलर होते थे वो फरमान जारी करते थे, तो फरमान जारी करके इनको उसका अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, और आज अपन इसमें इतना ही समझेंगे और अगले वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर समझेंगे। धन्यवाद।